नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6। मैं हूं आरजे राघव। स्वागत करता हूं आप सभी का रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल की किसी खास शख्सियत से, जानते हैं उनके बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में। और इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुश्री सुशीला साहू जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुशीला साहू शासकीय विद्यालय में शिक्षिका हूँ। साथ साथ मैं साहित्यकार और समाज सेविका भी हूँ। जी, और आगे हम आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे, मगर आपके परिचय में हम जानना चाहते हैं कुछ और बातें। जैसे आपने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किया, और आप स्कूल टीचर हैं, तो कैसे स्कूल टीचर बनने का आपने सोचा और कैसे आपको सरकारी नौकरी मिली? मेरा जन्म शिल्पग्राम एक ताल में हुआ, जो रायगढ़ शहर से 15 किलोमीटर की दूर में है, और मेरा बचपन वहीं बीता है। और मैं वहाँ प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा वहीं से मैंने ग्रहण किया है। और मेरे पिताजी एक आदर्श शिक्षक थे, मेरी माता आदर्श गृहिणी है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा तो मैंने गांव में ग्रहण किया था। कुछ कारणवश ऐसा था कि कुछ साल ब्रेक हो गए। उसके बाद मैंने आज की स्थिति में मैं चार एमए कर चुकी हूँ। वाह, क्या बात। पीजीडीसीए कर चुकी हूँ, डीएड डिप्लोमा कर चुकी हूँ, और मुझे और भी पढ़ने की इच्छा है आगे। जी, और पढ़ाई तो निरंतर जारी रहती है। आपने कहा आप 4 बार एमए की हैं, तो क्या क्या विषय थे? सर, मैं समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल और हिंदी साहित्य पे किया है। जी, और आपने हिंदी साहित्य की बात की, आप साहित्यकार हैं, कवयित्री हैं। आगे हम आपसे जानेंगे आपकी और जर्नी के बारे में। अभी हम सुनना चाहते हैं आपसे कोई एक कविता, आपकी स्वरचित कविता, जो आप हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें। सुख दुख आते जाते हैं, राही मत घबराना रे। हाँ, जीवन की गहरी नदिया में हंस कर नाव चलाना वाह। रे। सुख दुख आते जाते हैं, राही मत घबराना रे। मैंने देखी रीत यहाँ, पैसे से सब कुछ मिलता है। वाह वाह वाह। ईमानदार में इज्जत बेचो तो फूल मुकद्दर खिलता है। क्या बात। दौलत तो आनी जानी है, मन को मत उलझाना वाह। रे। जीवन की गहरी नदिया में हंस कर नाव चलाना रे। क्या बात। पाप पुण्य का खेल यहाँ, जो करता सो भरता है। हाँ। यदि सत्य की राह चले, ओ भव सागर से तरता है। वाह। सारे बंधन स्वप्न यहाँ, जीवन में व्यर्थ मत गवाना रे। जीवन की गहरी नदिया में हंस कर नाव चलाना रे। क्या बात, क्या बात। सुख दुख तो आते जाते हैं, राही मत घबराना रे। जीवन की गहरी नदिया में हंस कर नाव चलाना रे। वाह, बहुत बढ़िया ये पंक्तियां थी आपकी, और शब्द भी बहुत अच्छे थे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुश्री सुशीला साहू जी। अब हम आते हैं आपके शिक्षा के बाद आपके प्रोफेशन में। आप शिक्षिका हैं, तो कैसे आप शिक्षिका बनी? शुरू से क्या ख्वाब था कि मैं एक शिक्षक बनूंगी? कैसे आप वहां तक पहुंची? और सरकारी नौकरी पाना अपने आप में एक कठिन बात हो जाती है, तो कैसे आपको सरकारी नौकरी मिली? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बचपन से अपने पापा के साथ स्कूल वगैरह जाती थी। मेरे पापा एक टीचर थे, तो बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं शिक्षिका बनूं। जब मैं स्कूल में जाती थी, ब्लैक बोर्ड में जब मैं लिखती थी बाबूजी के साथ में, तो तभी से मेरी इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं। और मैंने पढ़ाई की, एमए की। उसके बाद 2008 में सरकार की जो व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के एग्जाम के थ्रू में टीचर सीजी व्यापम की जो वैकेंसी निकलती है। हाँ, सीजी व्यापम की तरफ से तो एग्जाम दे करके वहाँ से हमने ये शिक्षाकर्मी में ज्वाइन किया है 2008 में। जी। और मेरी पोस्टिंग
यहीं शहर से लगे गांव में है। प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ाती हैं, जी, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। जिसमें KG1 KG2 तो रहता नहीं है नहीं। सरकारी स्कूल में, पहली से लेकर के हाँ, 5वीं तक। सरकारी स्कूल में KG1 KG2 रहता नहीं है, वहाँ क्लास 1 से लेकर के क्लास 5th तक प्राइमरी स्कूल में रहता है। हम्म। फिर आगे अलग अलग स्टेज पे अ, जो स्कूल क्लासेस रहती हैं। क्या विषय पढ़ाती हैं आप? मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, हम्म। प्राइमरी लेवल पे। और हमें जानकारी मिली है कि आप सहायक HM के पद में भी रह चुकी हैं, तो हाँ, प्रभारी कैसे HM। रह पाई आप? जैसे कि सभी स्कूल में प्रधान पाठक न नहीं होने से हम्म। किसी न किसी एक टीचर को प्रभारी के रूप में पूरे दायित्व दिया जाता है और उसको उसके हिसाब से निर्वहन किया जाता है। तो मैं प्रभारी HM के रूप में 2010 से लेकर के 2019 तक अपने स्कूल में थी। तो कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, जैसे शासन की जितनी योजनाएं रहती है। हम्म। बच्चों के साथ हमको 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक अपने घर की तरह वहाँ रहना पड़ता है और बच्चों के साथ अम, उनके सारे गतिविधि में हमारा ही हाथ रहता है स्कूल में। जैसे घर में माँ बाप के हाथों में रहता है बच्चों के लिए, वैसे बिल्कुल। ही और स्कूल में कहते भी रहता हैं है। कि जो शिक्षिका रहती हैं वो दूसरी माँ रहती हैं, जी या जी फिर कह बिल्कुल। सकते हैं जो माँ रहती हैं पहली गुरु जी रहती हैं। जी ये जी दोनों समकक्ष हैं एक दूसरे के। जी और बच्चों को पढ़ाना अपने आप में एक कठिन बात हो जाता है, छोटे बच्चों को। तो कैसे आप टैकल करती हैं, कैसे पढ़ाती हैं, और कैसे देखती हैं कि किस बच्चे को कैसे समझाना है? क्योंकि सबका समझने का तरीका अलग अलग रहता है, सबकी सोच अलग अलग रहती है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, कुछ ज्यादा शरारती होते हैं, कुछ बहुत शांत होते हैं। जी तो आप कैसे मैनेज करती हैं? जी बहुत सारे प्रकार से रहते हैं बच्चे। हम्म। कई बच्चे जो अपने परिवेश से आते हैं, हम्म। अपने ग्रामीण एरिया की मैं बात कहूँ तो ग्रामीण एरिया में अधिकतर पालक सुबह से काम पे निकल जाते हैं और बच्चों को स्कूल के लिए आ, भेज देते हैं। जी। स्कूल आते हैं बच्चे, उसमें कई बच्चे शरारती भी रहते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे से रहते हैं। और हम तो स्कूल में जब काम करते हैं तो सभी बच्चों को बराबर लेकर के चलना हम्म। रहता है और उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को जानना समझना रहता है। वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो उसको समझना पड़ता है और उनके साथ रह करके बच्चों के साथ बच्चे बन करके रहना पड़ता है और जी। उनको सिखाना पड़ता है। और ये बात आपने बहुत बढ़िया कही कि बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहना पड़ता है। ये कठिन काम भी हो जाता है। जी मगर जो छोटे बच्चे रहते हैं, आप उनको शुरुआत से पढ़ाती हैं, चाहे हम अंग्रेजी की बात करें या फिर हिंदी की बात करें या फिर गणित की बात करें, तो समझाती कैसे हैं? क्या हाथ पकड़ के उन्हें लिखना सिखाती जी हैं? बच्चे कैसे समझते हैं? जी बिल्कुल सही। हम लोग जब क्लास 1 में बच्चे आते हैं तो उनको हाथ पकड़ करके सिखाना पड़ता है, जी। चाहे वो हिंदी हो, गणित हो, अंग्रेजी हो। और उनको हम गतिविधि के माध्यम से जब बताते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी से कैच करते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों को करके सीखना रहता है। हम्म। स्वयं से करते हैं तो उस थीम को, उस पार्ट को अच्छे से समझते हैं। जी। और थोड़ा सा रुख चेंज करता हूँ, और चेंज ऐसा करता हूँ, हमें जानकारी मिली है कि आप बाल कविताएं लिखती हैं, बच्चों जी पर कविताएं लिखती हैं। और भी जानेंगे हम आपके बारे में, शिक्षा के बारे में, और कैसे आप पढ़ाती हैं बच्चों के बारे में। मगर बाल कविता का जिक्र हुआ है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपकी कोई कविता जो बालकों पर लिखी हो वो जी आप हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाएं। जी। हाँ, जैसे बच्चों के लिए बाल कविता, बच्चों के मन को, बच्चों के भाव को देख करके कविता लिखी जाती है। जी। जैसे मेरी एक कविता है बच्चों के लिए। हम्म। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आओ खेलें खेल, आहा। कागज की तो नाव बनाए डिब्बों का यह वाह। रेल। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आओ खेलें खेल, कागज की तो नाव बनाए डिब्बों का यह रेल। कच्चा पिट्ठूल फुगड़ी खेलें खेलें लूडो चेस, खो खो कबड्डी भागा दौड़ी खेलें रिले रेस। आह। भौरा बाटी कुत कुत खेलें भागे पेलम खेल, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आओ खेलें वाह। खेल। तो इस प्रकार की छोटी छोटी कविताएं बच्चों के लिए जी। मैं बहुत तैयार आसान हो करती जाता हूँ। होगा बच्चों के लिए इन्हें समझना, और जी कविता के माध्यम से। और आप हिंदी साहित्य से MA भी की हैं, जी बच्चों को पढ़ाती भी हैं, तो जी मुझे लगता है कि आप बहुत सारे उदाहरण से
बच्चों को समझा पाती होंगी कविताओं के माध्यम से, ताकि बच्चे जल्दी समझें। शीला जी, एक समय था कोरोना काल का, जी और हम सभी जानते हैं कोरोना काल में छोटे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हुई है। और प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा था कि वीडियो कॉल के ज़रिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस कह सकते थे, हम पढ़ाते थे। तो आपके स्कूल में क्या पद्धति अपनाई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, और आप कैसे बच्चों को पढ़ाते थे? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन हो। जी क्या कहना चाहेंगी आप? जी, ये बहुत ही अच्छा विषय है। जी। कोरोना काल के समय में जो बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ था, तो उसको पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, हुँ, मोहल्ला क्लास चलता था। और ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने घर से जी। अपना एक लिंक शेयर करते थे पाठ्यक्रम को लेकर के, हुँ, और बच्चों तक ये लिंक पहुंचाते थे, और बच्चे अपने घर से स्वतंत्र रूप से जुड़ते थे और उसमें पढ़ाई करते थे। तो इसमें ये रहता था, जैसे हम आल छत्तीसगढ़ में लिंक शेयर करते थे, तो बच्चे अपने ही स्कूल के पढ़े हैं ऐसा नहीं था। कई सारे बच्चे जुड़ते थे हुँ। उसमें, अपने स्कूल के बच्चे, दूसरे स्कूल के बच्चे, दूसरे शहर के बच्चे, दूसरे अच्छा। जिले, पूरे राज्य स्तरीय था, पूरे हुँ, राज्य से जुड़ते थे। हुँ। और इसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जुड़ते थे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जुड़ते थे। ओपन फॉर ऑल ऐसा कह बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, इसमें टीचर्स भी जुड़ते थे हुँ, और अधिकारी भी जुड़ते थे, और कई बार ऑनलाइन के माध्यम से मॉनिटरिंग भी होती थी। ट्रेनिंग होती थी। जी, जी, मॉनिटरिंग करते थे कि कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों से भी सवाल जवाब होता था, जी। तो इस और प्रकार आपने से। मोहल्ला क्लास की बात की। जी। क्या थी ये मोहल्ला क्लास? मोहल्ला क्लास ये था कि हम लोग गाँव में जाते थे अपने कार्य क्षेत्र में, हुँ, और मोहल्ले-मोहल्ले में जा कर के कोरोना की स्थिति को देखते हुए उनसे 1 घंटा, डेढ़ घंटा का क्लास लेते थे। हुँ, तो एक मोहल्ले में गए, 8-10 बच्चे को बिठाए, हुँ। उनको पढ़ाए, फिर दूसरे मोहल्ले में गए, वहाँ बच्चों को पाठ्यक्रम से पढ़ाए, तो इस प्रकार की मोहल्ला क्लास चलता था। जी, हम ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में भी छुट्टियाँ नहीं थी आपकी, जी, आप बच्चों को पढ़ाती थी। जी, और एक नुकसान हुआ है कोरोना काल में, हम सभी जानते हैं कि बच्चे किताब से थोड़ा-सा दूर हो गए, ब्लैक जी, बोर्ड से दूर हो गए। ऑनलाइन हमने कोशिश की पढ़ाने की, बच्चे जुड़े भी, मगर उसकी भरपाई हम जानते हैं कि पूरी तरह नहीं कर सकते हैं। तो बाद में जब स्कूल खुले, जी, तो फिर आपने क्या किया? कैसे बच्चों को पढ़ाया? और जो नुकसान हुआ था कोरोना काल में, जी, उसकी भरपाई आपने कैसे की? जी। एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, जी। और संडे को भी स्कूल जा कर के कवर करते थे बच्चों के लिए। और जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को लेकर के बच्चे को जैसे छुट्टी हुआ, हुँ, हुँ। छुट्टी के बाद भी आधा घंटा क्लास ले लिए, या जैसे खेल पीरियड है, खेल पीरियड में तो खेल ही कराते थे, लेकिन पढ़ाई को लेकर के एक्स्ट्रा क्लास लेना, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देना, ये सब करके बच्चों का पढ़ाई को पूरी किए हैं। अभिभावक का सहयोग मिलता था आपको? जी, 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 अभिभावक का भी सहयोग मिलता था। और जैसे कि अभिभावक घर में कराते थे, हुँ, हुँ। उसके बाद हम लोग स्कूल में भी 1 घंटा, डेढ़ घंटा लेकर के कोर्स कंप्लीट कराते थे। हम कह सकते हैं कि उसकी भरपाई की जा चुकी बिल्कुल, है, बच्चे अब बढ़िया से पढ़ रहे हैं, जी, और जो भी नुकसान हुआ था समझने में, देखने जी, में, कहीं न कहीं हम उसको पूरा कर दिए हैं। जी, और हम भूल नहीं पाते हैं कि आप एक कवयित्री भी हैं, और ज़्यादा देर खुद को अलग नहीं रख पाते हैं। जी, एक कविता हम आपसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं जब साहित्य में लिखना शुरू करी, हुँ, तो शुरू-शुरू में एक गीत लिखी हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती स्वागत हूँ। है। भाव के रे बैठ अकेला, करता चिंतन अंतर मन, आहा! कोरे पृष्ठों पर कोरी सी, नित्य पढ़े कविता ये मन। वाह! भाव के रे बैठ अकेला, करता चिंतन अंतर मन, कोरे पृष्ठों पर कोरी सी, नित्य पढ़े कविता ये मन। दिल के अंधेरों में तुलिका नाच दिखाती है तन मन, शब्द शब्द बंधते घुंघरू, वाणी सी झनकृत आह झनझन। वाह! चंदन जैसी फूलों खुशबू, महके सारा उपवन, भाव के रे बैठ अकेला, करता चिंतन अंतर मन। वाह! निर्मल निर्झर ताल तलैया,
बहती कल कल सरिता, इंद्रधनुष के सात रंग में देख रंग जाती कविता। वाह वाह। देख देख इन सतरंगों को पुलकित होते मन मधुवन, भावों के रे बैठ अकेला, करता चिंतन अंतर मन। क्या बात। कोरे पृष्ठों पर कोरी सी नित्य पढ़े कविता ये मन, भावों के रे बैठ अकेला, करता निचिंतन अंतर मन। वाह वाह, क्या बात। और बहुत ही बढ़िया ये रचना, और आपकी जितनी भी रचनाएं हम सुन रहे हैं, जी शब्द बहुत कुछ कहते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें आपने सोची और फिर कहीं जा कर के उसे लिखी। आगे हम आपसे और भी जानेंगे, एक गाना और जानना चाहते हैं आपसे। मैं एक और कविता के रूप में मैं बताना चाहूंगी, जी जो स्वागत मन है। के भाव है, जो कल्पना है। हम्म। न जाने कल कैसा होगा, आह। आज जैसा होगा या आज से बेहतर होगा। वाह। न जाने कल क्या होगा, क्या भरी दोपहरी में शीतल सी छाया का आभास होगा, या बारिश में भी मन उदास होगा। आह। न जाने कल क्या क्या होगा, होगा। न जाने कल क्या होगा। क्या सुनेंगे लोग दूसरों की मुश्किलों में दर्द या तकलीफें। आह। क्या सुनेंगे लोग दूसरों की मुश्किलों में दर्द या तकलीफें, या तो खुद ही के अंदर रह जाएगा। न जाने कल क्या होगा, न जाने कल क्या होगा। क्या होगा। क्या टूटे हुए सपनों का घर बस जाएगा, या सपना हकीकत में सच हो जाएगा। आह। आह। क्या टूटे हुए सपनों का घर बस जाएगा, या सपना हकीकत में सच हो जाएगा, या जुड़ा हुआ भी टूट जाएगा। न जाने कल क्या होगा, न जाने कल क्या क्या होगा। होगा। क्या रूठी हुई तकदीर को कोई मनाएगा, क्या रूठी हुई तकदीर को कोई मनाएगा। इंसान तकदीर से भी ज्यादा क्या पाएगा। ठहरा हुआ समुंदर भी बढ़ जाएगा। न जाने कल क्या क्या होगा, होगा। न जाने कल क्या होगा। क्या हिमालय भी कभी पिघल जाएगा, या बहती दरिया कभी ठहर जाएगा। क्या हिमालय भी कभी पिघल जाएगा, या बहती दरिया दरिया कभी ठहर जाएगा, या पवन का वेग भी रुक जाएगा। न जाने कल क्या होगा, न जाने कल क्या होगा। ना करो खुद से कल की बातें, ना करो खुद से कल की बातें। क्या पता समय कब निकल जाएगा, आह। ये वक्त की रफ्तार बताएगा। न जाने कल क्या होगा, न क्या जाने बात। कल क्या होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुश्री सुशीला साहू जी। आप एक स्कूल शिक्षिका हैं, आप कवयित्री हैं। गाने से पहले हमने शिक्षा पर बात की, कैसे पढ़ाते हैं, और बहुत बड़ी बढ़िया आपने रचनाएं भी सुनाई। अब हम प्रोग्राम के रुख को चेंज करते हैं, और आपका जो दूसरा पहलू है कि आप एक कवयित्री हैं। अब इसमें हम आते हैं साहित्य पर। आपको कब एहसास हुआ कि आप भी कविता लिख सकती हैं, आपके अंदर एक साहित्यकार है? जी मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तब से मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं आगे चल करके और ज़्यादा कविता लिखूं। ऐसे 2017 में जब मैं ट्रेनिंग गई थी आसाम, किस चीज की ट्रेनिंग थी ये? ये SCRT की तरफ से ये पोपेट्री को लेकर के एक ट्रेनिंग में गई थी। तो वहाँ कुछ कविताएं वगैरह सुनाए। उसके बाद आकर के मैं खरसिया पुरुषोत्तम गुप्ता जी के कार्यक्रम में गई थी। तो वहाँ बालिकाओं को लेकर के एक कविता सुनाई। तो लोगों को पसंद आया, और कुछ फीडबैक ऐसे आए कि आप लिख सकते हो, आप सुना सकते हो। तब मन में एक इच्छा जागृत हुई कि लिखना चाहिए। जी। और तभी से कविता मेरा लिखने मन का हुआ। हुनर एक ऐसा है कि सीखा नहीं जा सकता, जी गॉड गिफ्टेड होता है। जी और किसी ने क्या खूब कहा है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आदमी होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये तो सौभाग्य की बात है। आप किस विधा में लिखती हैं? सर मैं बहुत सारे विधाओं में लिखती हूँ। तो उसमें जैसे लावणी छंद है, और त्रिभंगी छंद है, दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, घनाक्षरी। अच्छा। ये सब मैं लिखते हैं। अभी जैसे कि बहुत सारे कोरोना काल में बहुत सारे संस्थाओं का गठन हुआ, कई सारे संस्थाओं में जुड़े, तो साहित्य प्रबल रूप से चलने लगा। जी। तो उस समय
कुछ नामकुर साहित्यकारों के लिए मैं एक कार्यशाला चलाती थी, अच्छा। घनाक्षरी कार्यशाला करके। हम्म। तो उसमें हम लोग घनाक्षरी सीखते थे, करीबन 40-50 साहित्यकार हम्म। उसमें कार्यशाला में जुड़े हुए थे। और दूसरे पटलों में भी बहुत सारे चले हम्म। कार्यशाला, तो कहीं दोहा, कहीं चौपाई, कहीं रोला, तो ऐसे सभी में लिखते 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 आज बहुत सारी कविताएं लिख चुके हैं। जी, आपने घनाक्षरी की बात की, एक दो यदि आप हमें सुनाना चाहें और हमारे श्रोताओं को। जैसे कि घनाक्षरी कार्यशाला चल रही थी, तो हम्म। बहुत सारे घनाक्षरी सीखे। और हमारे गुरु थे राजेश पांडे जी, जो डबरा से हैं। तो मैं एक घनाक्षरी सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। केशव माधव प्रीत राधिका साधिकारित, अंत स उमड़े प्रेम श्यामल वो रंग में। हाँ। यशोदा की नंद लाला, श्याम वर्ण सोहे ग्वाला, मोर पंख सुशोभित सुकोमल अंग में। वाह। चक्रधा चक्रवर्ती चक्रधारी जगत पालनहारी, राधा रानी रिझावत नाचत उमंग में। वाह। मोहक मोहित काया, जगत प्रेमिल माया, भक्ति भाव झूमे शिला श्याम सखा संग में। क्या बात। तो इस प्रकार के घनाक्षरी हम लोगों ने सृजन किया है। जी, और भी रचनाएं जो आपकी, आपने दोहा का जिक्र किया, चौपाई का जिक्र किया, यदि वो भी आप हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें तो। जी, मैं एक दोहा सुनाती हूँ। जी। मन ही मन को जानता, मन ही मन के प्रीत, आहा। मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। वाह। मन ही मन को जानता, मन ही मन के प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वाह वाह वाह। और ये बात बिल्कुल सच है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और आप अलग अलग विधाओं में लिखती हैं। विधाओं से हमारा तात्पर्य ये था किस रस पर लिखती हैं, और जब हम आपकी रचनाएं सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है सभी रस में लिखती हैं आप। इसमें आपने भक्ति की बात की, और बालकों के लिए भी लिखती हैं और जीवन के लिए भी लिखती हैं। तो कोई आपकी मूल विधा, हम कह लें कि वीर रस है, कि हास्य रस है, कि श्रृंगार रस है? जी, मैं वीर रस में भी लिखती हूँ, श्रृंगार रस पे भी लिखती हूँ। मेरा मुख्य रहता है कि मैं बाल कविता पे फोकस करती हूँ ज़्यादा। और जब भी जैसे कि कुछ त्योहार या सीजन आते हैं तो मन के भाव आते हैं, तो वही रचना हो जाता है। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी आए तो वीर रस पे आती है ना। कुछ और जैसे श्रृंगार पे कई सारे त्योहार आते हैं तो श्रृंगार पे भी लिख लेते हैं। तो इस प्रकार के सारे विधाओं में थोड़ी थोड़ी रचना करते जाते हैं। जी, और जब भी आप रचना करती हैं, अधिकतर हम देखते हैं एक रचना लिखने में कुछ तो समय लगता है। जी जी। तो लगभग कितना समय लगता है, और कैसे विचार आता है आपके मन में कि मुझे इस विषय पर लिखना चाहिए? जी, समय तो लगता है। कोई भी हम रचना सृजन करें तो तुरंत नहीं होता है। जैसे मन में किसी शब्द को लेकर के एक भाव आए, जैसे श्रृंगार को लेकर के, जैसे कि त्योहार आते हैं, महिलाएं श्रृंगार करती हैं, तो उसको लेकर के लिखना चालू करते हैं। तो लिखते जाओ तो मतलब घंटा 2 घंटा तो लग ही जाता है एक रचना करने में। और विचार कैसे आते हैं? जैसे आपने श्रृंगार की बात की, किसी महिला को देखा, सस्ते सवरते तो लिख देती है क्या? जी, उसके श्रृंगार, उसके मतलब महिलाओं, मैं भी एक खुद महिला हूँ, श्रृंगार करते हैं तो मन में तो गुनगुनाते ही रहते हैं। तो उस प्रकार के श्रृंगार रस में लिखते हैं। और आपने कहा कि आप बाल कविता लिखती हैं, तो कैसे ख्याल आया कि मुझे बाल कविता लिखनी चाहिए? क्योंकि बाल कविता लिखते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है, और इनमें से मुख्य हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को समझ आए, और कुछ ऐसे उदाहरण हम शामिल करें जो बच्चे आसानी से समझ जाएं, और बच्चा बनना पड़ता है। तो कैसे आपके मन में विचार आया इसका?
हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए बाल कविता जैसे लिखते हैं, बाल साहित्य को लेकर के लिखते हैं, तो बच्चों के लिए सरल से सरल शब्द हो, जैसे हम्म। कि उनको आसानी से समझ में आए। जैसे मेरे पास एक रचना है किसान को लेकर के। हम्म। तो बच्चे किसान खेती किसानी से संबंधित रहते हैं, उसी परिवेश में पले बड़े रहते हैं, तो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। हम्म। तो मैं किसान के बारे में एक कविता लिखी हूँ। सुनाइए, स्वागत है आपका। चलिए मैं एक बाल गीत सुना देती हूँ। स्वागत है। जैसे बच्चे परिवेश से परिचित रहते हैं, तो किसान को लेकर के, हमारी भारत की भूमि को लेकर के मैंने एक कविता गीत बनाई है। स्वागत। भारत भूमि का निशान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान आहा। हूँ। परिश्रम से मिलती है सफलता, बंजर भूमि उपजाऊ होता। खेत जोत कर फसल उगाता, हरी भरी हरियाली लाता। सौंधी माटी का मितान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान वाह वाह, क्या हूँ। बात। सुबह सवेरे जल्दी उठ जाता, सूखी रोटी मुझको है भाता। थका हरा मैं जब सोता, मीठे मीठे सपनों में खोता। मैं भारत माँ का वरदान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान क्या हूँ। बात। गांधी नेहरू जैसा मेरा सपना, धोती कुर्ता और लाठी अपना। मैं तो कहलाता अन्नदाता, अमीर गरीब सबको खिलाता। भारत भूमि पर बलिदान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ। हाँ वाह। भारत भूमि का निशान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ। बहुत बढ़िया रचना है ये आपकी। और जब आप बच्चों को समझाती हैं तो क्या ऐसी कविताएं उन्हें सुनाती हैं? जी, प्रेयर करते हैं उस समय बहुत प्रैक्टिस कराते रहते हैं बच्चों हम्म। को और सुनाते हैं। और भी कविताएं हैं, बाल कविता। जी। और बच्चे कैसे कनेक्ट हो पाते हैं? क्या वो दोहराते हैं आपके साथ साथ? जी जी जी, दोहराते हैं और एक्शन के साथ भी बताते हैं, उनको गतिविधि कराते हैं। और आपने किसानों का जिक्र किया, जाहिर सी बात है आप सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं, तो उस गांव में बहुत से लोग किसान होंगे और लगभग वहीं के बच्चे आते हैं। जी सरकारी स्कूल की जब भी हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, और एकदम से मुझे याद आया कि पेरेंट्स सोचते हैं कई लोग कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएं या प्राइवेट में पढ़ाएं। और अधिकतर हम देखते भी हैं कि आजकल गाँव में भी प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं और लोग सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में उनका ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, दाखिला जी करवा लेते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी। ग्रामीण एरिया में बच्चों को घर से स्कूल तक लाना हुँ। एक चुनौती रहता है। जैसे एडमिशन करा दिए बच्चे, कई बार आना नहीं चाहते हैं, हुँ। तो हम लोगों को एक चुनौती का माहौल रहता है कि कैसे हम बच्चों को स्कूल तक लाएं, उसको ठहराएं बच्चे को स्कूल में। तो पालक संपर्क में भी जाते हैं, वहाँ समझाते हैं बच्चों को स्कूल तक लाने में। और बहुत पालक जो हैं वो आत्मसात भी करते हैं कि हुँ। हमारे बच्चे पढ़ें। आज की डिजिटल युग को देखते हुए पढ़ाई पर बहुत फोकस करते हैं ग्रामीण एरिया में। हमें जानकारी मिली है कि आपको बहुत से सम्मान मिले हैं, बहुत से सम्मान से आपको नवाज़ा गया है, और इतने हैं कि याद रख पाना भी मुश्किल है। तो हम आपसे गुज़ारिश करेंगे कि आप बताएँ आपको कहाँ-कहाँ सम्मान मिले हैं, किस क्षेत्र में मिले हैं, क्यों मिले हैं, और कैसे आप उस सम्मान तक पहुँचे और कैसा महसूस कर रहे थे जब आपको सम्मान दिया जा रहा था? जी जी जी, ये बहुत ही गर्व का पल रहता है जब किसी को सम्मान दिया जाता हुँ। है। तो जैसे कोरोना काल में बहुत सारी चुनौतियों को फेस करके हम लोगों ने शिक्षण कार्य किया। हुँ। तो उसके तहत राज्य स्तर में हुँ। हमारे नायक के रूप में चुना गया था। जी। तो बहुत ही खुशी हुई थी। जो शिक्षक ऐसे रहते हैं, उनकी गतिविधि को देख कर के, उनके कार्य को देख कर के ये चुना जाता है। तो हमारे नायक के रूप में मुझे चुना गया था।
उसके बाद कोरोना काल की शिक्षा को लेकर के जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से भी नवाजा गया था। और अभी पिछले वर्ष मुझे मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। जो हम उत्कृष्ट कार्य करते हैं, अपना सहयोग करते हैं स्कूल के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति, और समय से एक्स्ट्रा भी काम करते हैं। तो मेरा तो ये रहता है कि मैं ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम करवा चुकी हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में मैं अपने स्कूल के अलावा आसपास के स्कूलों में, हमारे कई जिलों से भी पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे मैं कार्यक्रम करवा चुकी हूँ। जैसे 15 से 26 जनवरी आता है तो डांस प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक मैं कार्यक्रम करती हूँ। अभी जैसे गांधी जयंती है तो गांधी जयंती पे गांधी जी की किसी एक थीम को लेकर के ऑनलाइन कार्यक्रम, और कबाड़ से जुगाड़ में कार्यक्रम करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह मैं करवाते रहती हूँ। तो उसको लेकर के मेरे को मुख्यमंत्री गौरव अवार्ड मिला है। और साहित्य के क्षेत्र में भी मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। जैसे ये सब काम करते रहते हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हैं, साहित्य विधाओं से भी जुड़े हैं, साहित्य रचना कर रहे हैं। तो मुझे प्राइड ऑफ वुमेन का अवार्ड मिला था हरिद्वार में। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। हरिद्वार जैसी जगह में जा करके गुरुकुल कांगड़ी में ये कार्यक्रम रखा गया था और वहाँ ये अवार्ड दिया गया। कैसे वो लोग पहुँचे आप तक? मेरी एक फ्रेंड के माध्यम से हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए थे, और वो संस्था द्वारा जो हमारे इंडिया में सोशल वर्क करते हैं और साहित्य सृजन करते हैं, तो उनके माध्यम से ये पता चला था कि कार्यक्रम होते रहता है, तो वहाँ हम पार्टिसिपेट किए और वहाँ से चयन किया गया था। तो चयन करने की क्या प्रक्रिया थी और किस कविता के लिए, किस रचना के लिए आपको चयन किया गया? ये जो हम सामूहिक रूप से ग्रुप में शेयर करते हैं और प्रतियोगिता वगैरह होती है, तो उसमें कई बार मेरी रचनाएं चयनित हुई थी। उसके माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में लिया गया। और भी कुछ सम्मान आपको मिले हैं? हाँ, मेरे को अभी सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान मिला है इलाहाबाद प्रयागराज में। ये एक संस्था है, गुप्तगु संस्था करके, वहाँ से मिला है। तो वहाँ भी यही है कि जो सोशल मीडिया पे काम, मतलब सामाजिक काम करते हैं, शैक्षणिक काम करते हैं, साहित्यिक काम करते हैं, तो ऑल ओवर जो काम करते हैं महिलाओं को, तो उनको अलग अलग सम्मान दिया जाता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए मुझे चयन किया गया था। इसके अलावा और इसके अलावा बहुत सारे सम्मान मिले हैं। डिजिटल सम्मान की तो मैं क्या बात करूं, गिनती नहीं कर सकते। 400-500 सम्मान से ज्यादा मिल चुके हैं। और हमारे आसपास के क्षेत्र में भी सम्मान मिल चुके हैं। सामाजिक संस्थाओं से भी सम्मान मिल चुके हैं। जैसे मैं सामाजिक कार्य से भी जुड़ी हुई हूँ, रायगढ़ में लायंस क्लब दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई हूँ, और हम सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और सामाजिक कार्य के लिए मैं स्कूल में भी कई कार्यक्रम करवा चुकी हूँ और बच्चों के लिए उपलब्ध करवाती हूँ समाज सेवा के तौर पे। और जब हम सम्मान की बात करते हैं तो जैसा कि आपने कहा बहुत सारे सम्मान आपको मिले, नवाजा गया आपको, तो यदि हम प्राथमिकता दें, सबसे ज्यादा खुशी कब मिली आपको? जब ग्रामीण एरिया के बच्चे ये सबसे वंचित रहते हैं। ये सब अभी जब मैं जूता दिलवाई बच्चों को तो बहुत खुशी हुई। उनकी मतलब मन की जो बात है, बच्चों में जो खुशी है वो मुझ तक आई कि ना इनको मतलब ना जो चीज वो खरीद नहीं सकते हैं वो चीज मिल जाता है उनको, तो कितना अच्छा लगता है। और मैंने जिक्र किया था सम्मान का, आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसे घुमाया। मैंने साथियों ये जिक्र किया था कि आपको जब सम्मान मिला तब कब खुशी हुई, और आपको खुशी तब मिली जब आपने दूसरे की मदद की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम दूसरे की जब मदद करते हैं और उसमें हमें खुशी मिलती है। तो हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और एक चीज कहना चाहूंगी, अभी स्वागत है। अभी पिछले साल मैं जो गरीब लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो कहीं पैसा देकर के सीख नहीं पाती हैं कोई चीज, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं सिलाई कढ़ाई बुनाई डिप्लोमा होल्डर भी हूँ। क्या बात। तो मैं 22
महिलाओं को, लड़कियों को निःशुल्क हम्म। 4 महीना तक 2-2 घंटा अपना समय दे करके सिलाई सिखा के उनको ट्रेन की हूँ। क्या बात, तो मतलब मैं स्कूल इस से जैसे काबिल आप निकलने उन्हें के बना बाद, दिए हैं कि वो रोजगार हासिल कर जी, पाएं। जी, जी। स्कूल से जैसे 4 बजे निकलते थे और 4 से 6 बजे मैं उनको समय देती थी, वाह, क्या बात। ग्रामीण एरिया में उनको सिखाई। इसके पहले मैं करीबन 1200 लड़कियों को ट्रेन की हूँ, हम्म, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई से। हम्म, तो 1200 लड़कियों में से आज हम्म, आधे से ज़्यादा रोजगार में है। रोजगार में है। अपना कोई दुकान चला रहा है, कोई सिलाई करके अपना 2 पैसा कमा रहे हैं, तो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। तो ये सब कर करके बहुत खुशी होती है। और ये बहुत बढ़िया कार्य है। किसी ने क्या खूब कहा है कि यदि आप दूसरे का खा रहे हैं, दूसरा आपका खा रहा है, तो ये विकृति है। आप अपना खा रहे हैं, सामने वाला अपना खा रहा है, तो ये प्रकृति है। मगर सामने वाला खाया है कि नहीं, उसकी व्यवस्था करना, ये संस्कृति है। और आपके अंदर ये गुण हमें दिख रहे हैं। और समय हो चला है लगभग समापन का। रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा सर। यहाँ आकर के जो हम अपने मन की बात कहीं नहीं कह सकते थे, वो बात आज कह करके बहुत खुशी हुई है जी, मुझे और भी। जग जाहिर हो गई है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोग सुनेंगे इसे। और रेडियो धूम के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को, अपने विद्यार्थियों को और साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जो भी हम काम करते हैं, अगर लगन से, मन से करें, तो वो काम जीरो से हीरो बन जाता है। क्या बात। और यही कहना चाहूंगी, मैं खुद इसको अपनाई हूँ कि किसी भी काम को मन लगा के करें तो वो 100% सही होता है। और हम किसी को कुछ बता पाते हैं कि भाई ये काम हमने किया है। तो मन लगा करके सब काम करें, अपना समय का बहुत ध्यान दें। समय अगर हमारे पास है तो हम सब कुछ हैं, और समय नहीं है तो कुछ नहीं है। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रेडियो धूम में अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे श्रोताओं से बातचीत करने के लिए। और आपकी बातें सुन करके बहुत सारे श्रोता प्रभावित भी होंगे और उन्हें प्रेरणा भी मिलेगी।